हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स इन इंडिया रिलेटिंग टू द सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। दोस्तों, इस टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे एक व्यूअर से आई थी जिन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने को कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जब से इंडियन क्रिमिनल लॉज बने हैं तब से लेके अब तक उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, कैसे कैसे वो डेवलप हुए हैं, इसके रिगार्डिंग एक पूरी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था चार्टर्स एक्ट, और उसी चार्टर्स एक्ट के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी 1934 में, जिसके हेड थे लॉर्ड मकाउले। और जो ये फर्स्ट लॉ कमीशन थी, इसी ने अपना पहला ड्राफ्ट भेजा था इंडियन पीनल कोड का ब्रिटिश पार्लियामेंट को, बट अनफॉर्चुनेटली ये पास नहीं हो पाया और पेंडिंग रहा। तो 1853 में सेकेंड लॉ कमीशन बनी अंडर द सेम एक्ट, चार्टर्स एक्ट 1833। और जो इस सेकेंड लॉ कमीशन की लॉ कमिश्नर थे, they decided to bifurcate the Indian criminal laws in two parts. First is Indian Penal Code and second is Code of Criminal Procedure. Indian Penal Code में substantive laws रहेंगे जिनमें किसी भी क्राइम की पनिशमेंट दी जाएगी, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा ये प्रोसीजरल लॉ से डील करेगा। कोर्ट्स कैसे बनेंगी, कैसे फंक्शन करेंगी, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होंगे, इन सब के बारे में बात करेगा, राइट। दोस्तों, अब अगर हम सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो इनमें बहुत सारे क्राइम्स ऐड हो जाते हैं, जैसे मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, मैरिटल रेप एक्सेट्रा। और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा घिनौना अपराध है वो है रेप, एज इट नॉट ओनली डैमेजेस द बॉडी बट ऑल्सो डैमेजेस द सोल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग डिसीजंस में बोला है कि रेप इज नॉट ओनली अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी बट ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन सोल। दोस्तों, अब अगर हम इसे थोड़ा और समझें तो जो वर्ड रेप है, इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड रेपियर, विच मीन्स टू स्नैच, टू ग्रैब और टू कैरी ऑफ। अब दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाया गया था, तब रेप वाज द ओनली स्पेसिफिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर वुमेन्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक क्राइम ऐड किया गया था वो रेप था, जिसे सेक्शन 375 में ऐड किया गया था। एंड इट वाज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ सेक्स बाय ए मैन विद अ वुमन इफ इट वाज डन अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। मतलब वो सेक्सुअल एक्ट जो कि एक मर्द द्वारा किया गया है औरत के खिलाफ अगेंस्ट हर विल and without her consent. And the definition of rape also includes the sex when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt. Also, the sex with or without her consent when she is under 18 years of age is also considered as rape. मतलब अगर कोई लड़की 18 साल से कम की है तो चाहे उसकी मर्जी है या नहीं है, any sexual act against her will be considered as rape. दोस्तों, अब जब 1860 में इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास हो गए, तो फॉर मोर देन अ सेंचुरी दे रिमेन्ड द सेम। ना इनमें कोई अमेंडमेंट्स आई और ना इनमें कोई चेंज आया। एंड इट वाज ओनली आफ्टर 1976 व्हेन ए केस ऑफ तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैपेंड, जिसे हम मथुरा कस्टोडियल रेप केस के नाम से भी जानते हैं। इस इंसिडेंट या इस केस के बाद ही जो वॉइसेस थी फॉर द चेंज इन लॉज दे वर स्टार्टेड राइजिंग। अब इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ यंग आदिवासी गर्ल नेम्ड मथुरा हु वाज एलिजेडली रेप्ड बाय द पुलिसमैन इन देसाईगंज पुलिस स्टेशन इन महाराष्ट्र। और जब इस केस का ट्रायल चला तो सेशन कोर्ट एक्सेप्टेड that the sexual intercourse happened with the girl, but the sexual intercourse was rape, it was not proved. तो जो सेशन कोर्ट थी उसने जितने भी पुलिसमैन थे, अक्यूज्ड पुलिसमैन थे, उनको एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया।
अब इस डिसीजन के अगेंस्ट जब स्टेट हाई कोर्ट में अपील के लिए गई तो हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और जितने भी पुलिसमैन थे उनको वापस से कन्विक्ट कर दिया और सजा घोषित कर दी। अब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जब ये पुलिसमैन सुप्रीम कोर्ट में गए अपील के लिए तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इंटरकोर्स इन क्वेश्चन इज नॉट प्रूव्ड टू अमाउंट रेप, मतलब जो इंटरकोर्स हुआ है इट डज नॉट अमाउंट टू रेप, राइट। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली लेड डाउन इन इट्स डिसीजन दैट नो मार्क्स ऑफ इंजरी वर फाउंड ऑन द गर्ल आफ्टर द इंसिडेंट एंड their absence goes a long way to indicate that the alleged intercourse was a peaceful affair, मतलब ये जो भी इंसिडेंट हुआ था इट वॉज अ पीसफुल अफेयर एंड इट वॉज नॉट रेप, राइट। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मथुरा रेप केस में बड़ा ही इरेशनल सा डिसीजन दिया, इस इरेशनल डिसीजन की वजह से इंडियन सोसाइटी में बड़ा गुस्सा था और इस गुस्से की वजह से the whole Indian society went on to protest and started demanding for change in existing laws of crime against women, including rape laws. और इसी प्रोटेस्ट की वजह से पार्लियामेंट वाज फोर्स्ड टू पास द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। अब इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऐड की गई। जो पहली प्रोविजन थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड की गई जिसे सेक्शन 114A का नाम दिया गया। अब इस सेक्शन में बताया गया कि जब भी कोई कोर्ट रेप ट्रायल करेगा, रेप केस का ट्रायल करेगा, उसकी पहली प्रिजम्पशन यही होगी कि जो रेप विक्टिम के साथ इंसिडेंट हुआ है वो उसकी मर्जी के बिना हुआ है। और जो दूसरी प्रोविजन ऐड की गई थी वो थी सेक्शन 228 जो इंडियन पीनल कोड में ऐड की गई थी। इसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो उसे 2 साल की पनिशमेंट और फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों अब इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के आने के 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया लक्ष्मी वर्सेस स्टेट के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और डिग्रेडिंग प्रोविजन को नलीफाई किया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी कोई कोर्ट रेप ट्रायल करेगा उसमें जो रेप विक्टिम है उसकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों जब 2012 में दिल्ली गैंगरेप केस हुआ तब पूरे देश में दुख का माहौल था। एवरीवन वाज क्राइंग एंड रिपेंटिंग एज इन दैट केस वन गर्ल वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। अब उस रेप इंसिडेंट की वजह से द होल नेशन वाज डिमांडिंग फॉर स्ट्रिंजेंट लॉज, मतलब जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रिगार्डिंग लॉज हैं उनको सख्त किया जाए। और इसी वजह से द पार्लियामेंट वाज फोर्स्ड टू पास द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। अब 2012 में इस रेप इंसिडेंट के बाद देश में जो माहौल बने उसकी वजह से द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू फॉर्म अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस JS वर्मा, जिसे हम JS वर्मा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अब इस कमेटी को काम दिया गया कि इंडियन लॉज को रिव्यू करो और वो सारी डायमेंशंस बताओ जिनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है सो दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन कैन बी इफेक्टिवली डेल्ट विद। दोस्तों ये जो JS वर्मा कमेटी बनी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डेटरेंस क्रिएट करना ताकि रेप जैसे घिनौने अपराधों को रोका जा सके और जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके बाय ब्रिंगिंग मोर सेफगार्ड्स इन बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉज। और इसीलिए जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था इसको इसी तरह से इनेक्ट किया गया ताकि ये जो फीमेल विक्टिम्स हैं इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको कैटर कर सके, क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई इट वाज रिलेटिंग टू द केसेस ऑफ एसिड अटैक एंड सेक्सुअल असॉल्ट। और जो रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी उनमें से मेन थी क्रिएशन ऑफ सर्टेन न्यू ऑफेंसेस, amendment of existing laws and certain enactments in the procedural safeguards to protect the female victims। दोस्तों ये जो JS वर्मा कमेटी बनी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डेटरेंस क्रिएट करना ताकि रेप जैसे घिनौने अपराधों को रोका जा सके और जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके बाय ब्रिंगिंग मोर सेफगार्ड्स इन बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉज। और इसीलिए
जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, इसको इसी तरह से इनेक्ट किया गया ताकि ये जो फीमेल विक्टिम्स हैं इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको कैटर कर सके। क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई इट वाज रिलेटिंग टू द केसेस ऑफ एसिड अटैक एंड सेक्सुअल असॉल्ट। और जो रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी उनमें से मेन थी क्रिएशन ऑफ सर्टेन न्यू ऑफेंसेस, amendment of existing laws and certain enactments in the procedural safeguards to protect the female victims। दोस्तों, अब जो अगली सेक्शन ऐड हुई थी इंडियन पिनल कोड में वो है सेक्शन 326A which talks about voluntarily causing grievous hurt by use of acid etc। दोस्तों, this section reads as whoever causes permanent or partial damage by deformity to or bumps or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished। मतलब अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पे एसिड फेंकता है या एसिड देता है जिसके कारण दूसरे इंसान के बॉडी पार्ट्स हर्ट ग्रीवियसली हर्ट होते हैं, तो दैट फर्स्ट पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी और उसे पनिशमेंट के तौर पे कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड की जा सकती है। और उसे फाइन भी लगेगा और एंड दैट फाइन shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim। मतलब जितने भी मेडिकल एक्सपेंस मतलब फाइन इतना लगेगा जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस को कैटर कर पाए, राइट। दोस्तों, सेक्शन 326A के बाद जो अगली सेक्शन ऐड की गई थी वो थी सेक्शन 326B which talks about voluntarily throwing or attempting to throw acid। अब जो सेक्शन 326A थी वो एसिड अटैक को ऑफेंस बनाती है और जो सेक्शन 326B है वो एसिड अटैक के अटेम्प्ट को भी ऑफेंस बनाती है। एंड दिस सेक्शन रीड्स एज whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or bumps or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने का या एसिड एडमिनिस्टर करने का जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को या तो कोई डैमेज हो, परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो, कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई मेमिंग हो, डिसफिगरमेंट हो या ग्रीवियस हर्ट हो, तो वो जो इंसान एसिड फेंक रहा है या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट कर रहा है वो पनिशेबल होगा और उसे पनिशमेंट के तौर पे कम से कम 5 साल की सज़ा दी जाएगी जो कि मैक्सिमम 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। एंड दैट पर्सन शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, उससे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, जो अगली सेक्शन ऐड की गई है वो है सेक्शन 354A विच टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस इंडियन पिनल कोड में नहीं बताया गया था and it is only after 2013 that the sexual harassment has been added as an offense in Indian Penal Code। And this section reads as a man committing any of the following acts: physical contact or advances involving unwelcome and explicit sexual overtures or a demand or request for sexual favors or forcibly showing pornography or making sexually colored remarks or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature shall be guilty of offense of sexual harassment। और इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है उसमें बताया गया है कि अगर जो फर्स्ट 3 क्लॉजेस में अगर कोई ऑफेंस फॉल करेगा तो उससे रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन और बोथ। और अगर ऑफेंस 4th और 5th
क्लॉज में फॉल करता है, then the person shall be punished for a term of 1 year and shall also be liable to fine or both। दोस्तों सेक्शन 354A के बाद जो अगली सेक्शन ऐड की गई है वो है सेक्शन 354B, which talks about assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, and this section reads as any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished। मतलब अगर कोई इंसान किसी औरत को मारता है या कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या किसी और इंसान को उकसाता है ऐसा कोई भी काम करने के लिए with the intention of disrobing or compelling her to be naked, then that person shall be punished, and that punishment shall not be less than for 3 years। मतलब कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है, and shall also be liable to fine। Friends, the next section which is added is section 354C, which talks about voyeurism, and this section reads as any man who watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of perpetrator or disseminates such images shall be punished। मतलब जब कोई महिला किसी प्राइवेट एक्ट में हिस्सेदार हो रही है और वो चाहती है कि उस एक्ट के दौरान उसे कोई और इंसान ना देखे, तो अगर कोई व्यक्ति उस एक्ट के दौरान उस महिला की पिक्चर्स क्लिक करता है और उस पिक्चर्स को आगे डिसेमिनेट करता है या दूसरों को दिखाता है, देन दैट पर्सन शैल बी हेल्ड गिल्टी एंड शैल बी पनिश्ड। और जो पनिशमेंट होगी वो कम से कम 1 साल की होगी, जो कि मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है अगर वो इंसान पहली बार कन्विक्ट हो रहा है, और अगर इंसान दूसरी बार और सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो रहा है तो उसे कम से कम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों अब जो अगली सेक्शन इंडियन पिनल कोड में ऐड की गई है वो है सेक्शन 354D, विच टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई महिला किसी आदमी को डायरेक्टली बोल देती है कि उसे उस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उस डायरेक्टली मना करने के बाद भी वो इंसान उस महिला का पीछा करता है, उसे बार बार बुलाने की कोशिश करता है, वो इंटरनेट पे किससे बात कर रही है, किसे ईमेल कर रही है, इस सब की निगरानी रखता है, देन दैट पर्सन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ स्टॉकिंग। अब इस क्राइम में इस सेक्शन में दो एक्सेप्शंस दी गई हैं जिसमें स्टॉकिंग विल नॉट बी हेल्ड एज क्राइम। अब वो एक्सेप्शंस हैं व्हेन द स्टॉकिंग इज डन फॉर प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग ऑफ एनी क्राइम, मतलब जब किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए या किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टॉक किया जा रहा है, देन दैट स्टॉकिंग विल नॉट बी हेल्ड एज क्राइम। और जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है when the stalking is done in compliance with certain law or was reasonable and justified। मतलब अगर स्टॉकिंग किसी लॉ के अंडर की जा रही है then also the stalker will not be held guilty। और इस स्टॉकिंग के लिए जो पनिशमेंट बताई गई है वो है मैक्सिमम 3 years की अगर इंसान पहली बार कन्विक्ट हो रहा है, और अगर दूसरी बार या सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो रहा है तो मैक्सिमम उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है, राइट। दोस्तों अब जो अगली सेक्शन है वो है सेक्शन 376A, विच टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। दोस्तों दिस सेक्शन रीड्स एज whoever commits an offence punishable with subsection 1 or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in persistent vegetative state shall be punished। मतलब अगर कोई इंसान किसी महिला का रेप करता है और उस रेप करने के बाद उस महिला को कोई ऐसी इंजरी दे देता है जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो जाती है या वो महिला किसी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाती है, मतलब उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है या वो अपाहिज हो जाती है या किसी और तरह की वेजिटेटिव स्टेट में चले जाती है, देन दैट पर्सन शैल बी हेल्ड गिल्टी
और उसे पनिशमेंट पे मिनिमम उससे पनिशमेंट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी विच शैल बी ऑफ मिनिमम 20 ईयर्स, कम से कम 20 साल की सजा होगी, विच में बी एक्सटेंडेड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। और इसके अलावा उसे सजाए मौत भी हो सकती है, उसे डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। दोस्तों ये जो डेथ सेंटेंस है ये इस सेक्शन में न्यू एडिशन है पनिशमेंट में। पहले ये डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती थी, बट अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद ये डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है रेप के केसेस में, राइट। दोस्तों अब नई सेक्शंस बनाने के अलावा बहुत सारी पुरानी सेक्शंस भी हैं जिनमें अमेंडमेंट आई है, और उनमें से जो सबसे पहली सेक्शन है वो है सेक्शन 370 और 370A विच डील्स विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखे से या फ्रॉड करके नौकरी दिलाने का झांसा देता है, या उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, या किसी गलत इंटेंशन से उसको पनाह देता है, या उसे किसी और को ट्रांसफ़र करता है या किसी से रिसीव करता है ताकि उस इंसान को एक्सप्लॉइट किया जा सके, या उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला जा सके, या उसे अपना दास बना सके, या उसके शरीर के अंगों को निकाल सके, तो ऐसे किसी भी अपराधी को मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी, जो कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकती है। दोस्तों अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है वो आई है सेक्शन 375 में। अब जो ऑर्डिनेंस तैयार हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, उसमें बोला गया था कि जो वर्ड रेप है उसे डिलीट कर दिया जाए और उसकी जगह सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज़ किया जाए, बट ये रिकमेंडेशन मानी नहीं गई और जो वर्ड रेप है वो वैसे का वैसा ही रहा। एंड दिस सेक्शन 375 हैज़ बीन अमेंडेड to include the acts in addition to vaginal penetration. The definition is broadly worded with acts like penetration of penis into the vagina, urethra, anus or mouth, or any object or any part of the body of any extent into the vagina, urethra or anus of woman, or making other person to do so, and to apply mouth or touching the private part constitutes the offense of sexual harassment. This section has defined penetration as penetration to any extent, and lack of physical resistance is immaterial for constituting an offense except in certain aggravated situations. दोस्तों अब ये जो एग्रीवेटेड सिचुएशंस हैं या एग्रीवेटेड ऑफेंस है, ये वो ऑफेंसेस होते हैं जब कोई रेप किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाए। पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाए, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा किया जाए, या किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जाए जो किसी पावरफुल पोजीशन पे है और उस पावरफुल पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसे किसी भी इंसान द्वारा जब रेप किया जाएगा या कोई और ऑफेंस किया जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एन एग्रावेटेड ऑफेंस। दोस्तों और इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है उसमें बताया गया कि अगर तो एग्रावेटेड ऑफेंस होगा तब उस इंसान को, उस पब्लिक सर्वेंट को मिनिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। और अगर ये किसी आम इंसान द्वारा किया गया है तब ये मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी, जो कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, और इसमें पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी लग सकता है। दोस्तों अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में इंडियन पीनल कोड के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी अमेंड हुए थे। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट में मेन अमेंडमेंट्स हुई थी उनमें से 2 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे पहली है सेक्शन 53A, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कोर्ट रेप केस का ट्रायल करता है तो उस केस में रेप विक्टिम की पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो सेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक डिसीजन का कोडिफाइड वर्जन है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले एक केस में बोला था कि जब भी कोई रेप ट्रायल होगा तो उसमें जो रेप विक्टिम है उसकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों और जो दूसरी सेक्शन अमेंडमेंट में आई थी वो है सेक्शन 114A, जो कि बताती है कि अगर किसी रेप केस का ट्रायल चल रहा है तो उसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये जो भी एक्ट विक्टिम के साथ हुआ है वो उसमें उस विक्टिम की मर्जी नहीं थी और उस विक्टिम की मर्जी के खिलाफ हुआ है, राइट।
दोस्तों, अब इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो चेंजेस आए थे वो बेसिकली 3 डायमेंशनल थे, जिनमें प्री ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज इन्वॉल्व थी। दोस्तों, प्री ट्रायल स्टेज में सेक्शन 154 में अमेंडमेंट के द्वारा 2 प्रोविजंस ऐड किए गए थे। उन प्रोवाइजोज में लिखा गया था, उस प्रोवाइजो में जो पहली प्रोवाइजो थी उसमें लिखा गया था कि अगर कोई महिला किसी एसिड अटैक या किसी सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट करती है तो वो इंफॉर्मेशन प्रेफरेबली वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखी जाएगी, या अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो किसी वुमेन ऑफिसर द्वारा लिखी जाएगी। और जो दूसरी प्रोवाइजो ऐड की गई थी वो उन महिलाओं के लिए ऐड की गई थी जो कि टेम्परेरी और परमानेंटली डिसेबल्ड हैं, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। दूसरी प्रोवाइजो में बताया गया था कि अगर कोई एसिड अटैक होता है या कोई रेप होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी ऐसी महिला पे जो कि टेम्परेरी और परमानेंटली डिसेबल्ड है, चाहे मानसिक तौर पे डिसेबल्ड हो या शारीरिक तौर पे डिसेबल्ड हो, तब उस केस में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी है उस महिला से वो या तो उसके घर पे रिकॉर्ड होगी या किसी ऐसी जगह पे रिकॉर्ड होगी जो उस महिला के लिए कन्वीनियंट है। राइट दोस्तों, अब जो ट्रायल स्टेज में चेंजेस आए थे या जो भी अमेंडमेंट्स आई थी उनमें सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी इन्वॉल्व है। इसमें बताया गया था कि अगर किसी रेप केस का ट्रायल चल रहा है या कोई कोर्ट किसी रेप केस का ट्रायल कर रहा है तो वो मैक्सिमम 2 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड दिस पीरियड ऑफ 2 months शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। मतलब जिस दिन से चार्जशीट दायर हुई है उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर उस रेप केस का ट्रायल ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो थर्ड डायमेंशनल चेंज था, जो थर्ड डायमेंशन थी अमेंडमेंट की, वो थी पोस्ट ट्रायल स्टेज, जिसमें विक्टिम कंपनसेशन इन्वॉल्व थी। इसमें सेक्शन 357A ऐड हुई थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाएंगी और जितने भी क्राइम विक्टिम्स हैं, जितनी भी रेप विक्टिम्स हैं या एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको कंपनसेशन अवार्ड करेगी। और बहुत सारी स्टेट्स ने विक्टिम कंपनसेशन फंड बनाया भी था, बट ये जो कंपनसेशन फंड बनाया था जिसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज थी। किसी एक स्टेट में उसी ऑफेंस के लिए ज़्यादा कंपनसेशन मिलती थी और किसी दूसरी स्टेट में उसी ऑफेंस के लिए कम कंपनसेशन मिलती थी। तो इसी जो डिस्पैरिटी थी, इसी कंपनसेशन की जो डिस्पैरिटी थी उसको कवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड लाया था, ताकि जिन स्टेट्स में विक्टिम्स को कम कंपनसेशन मिल रही है उस कमी को पूरा किया जा सके। दोस्तों, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड बना दिया तो उसमें कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई, जिसमें बोला गया कि अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई एसिड अटैक की विक्टिम है तो उसे मिनिमम 3 लाख की कंपनसेशन मिलेगी, और अगर किसी और ऑफेंस की विक्टिम है तो उसे मिनिमम 50,000 की कंपनसेशन मिलेगी। और उसी में एक चीज़ ऐड कर दी गई कि अगर इस विक्टिम की एज 15 साल से कम की है तो उसे जो कंपनसेशन मिल रही है वो 50% तक बढ़ाई भी जा सकती है। राइट दोस्तों, इसी के साथ साथ जो और अमेंडमेंट आई उनमें से जो प्रोमिनेंट है वो है सेक्शन 357B और 357C। ये 2 नई सेक्शंस ऐड हुई सीआरपीसी में। दोस्तों, अब सेक्शन 357B में बताया गया कि अगर विक्टिम को कोई कंपनसेशन मिल रही है दैट विल बी इन एडिशन टू द फाइन रिसीव्ड बाय द विक्टिम। और सेक्शन 357 में बताया गया कि अगर किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई रेप विक्टिम या एसिड अटैक विक्टिम आती है तो उस पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल को उस विक्टिम को फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी है तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अब ये जो 2 अमेंडमेंट्स आई ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को ही ध्यान में रख के लाई गई। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी, और उन गाइडलाइंस में ये जो कंपनसेशन में डिस्पैरिटी थी, कहीं पे कंपनसेशन कम मिल रही थी और कहीं पे कंपनसेशन ज़्यादा मिल रही थी, इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
और इसी जजमेंट को ध्यान में रख के ये 2 नई सेक्शंस ऐड की गई सीआरपीसी में। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आई। दोस्तों, जब दिल्ली गैंगरेप केस हुआ तब जितने भी एक्यूज थे उनमें से एक एक्यूज 18 साल से कम का था। तब हमारे देश में कानून था कि अगर कोई भी एक्यूज 18 साल से कम का है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर मैक्सिमम 3 साल के लिए जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा और इसके अलावा और कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। और इसी रूल की वजह से पूरे देश में आवाज़ें उठने लगी कि ये जो जुवेनाइल एज है इसे कम किया जाना चाहिए। और इसी वजह से 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया और ये जो 18 साल की एज थी इसे कम करके 16 साल किया गया। दोस्तों, अब ये सब अमेंडमेंट्स करने के बाद भी जब 2018 में रसाना रेप केस हुआ जिसमें एक छोटी सी लड़की का रेप हुआ, तब लगा कि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पनिशमेंट स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और इसीलिए पार्लियामेंट के द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया गया। और इस एक्ट में इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को अमेंड किया गया। अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आने के बाद इंडियन पिनल कोड में 3 नई सेक्शंस ऐड की गई जो थी 376 AB, 376 DA और सेक्शन 376 DB। सेक्शन 376 AB में बताया गया कि जो व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करेगा उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 376 DA में बताया गया पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। और सेक्शन 376 DB में बताया गया पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों, इन 3 सेक्शंस के अलावा सेक्शन 376 में भी अमेंडमेंट आई जिसमें जो मिनिमम पनिशमेंट थी 7 साल की उसे बढ़ा के 10 साल की कर दिया गया। अगर कोई भी इंसान किसी औरत के साथ रेप करता है तो अब उसकी मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो इंडियन पिनल कोड है उसने जो ये पनिशमेंट है रेप की इसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया। दोस्तों, अब जैसे देख सकते हैं आप कि इंडियन पिनल कोड ने जो भी रेप की पनिशमेंट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ रेप विक्टिम। पहली कैटेगरी थी 12 साल से कम लड़कियों की, 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की। जो दूसरी कैटेगरी थी 12 साल से 16 साल की उम्र की लड़कियों की। और जो तीसरी कैटेगरी थी उन लड़कियों की जो लड़कियां 16 साल से ज़्यादा की हैं। अब इनमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आने के बाद जो चेंजेस आए वो भी आप देख सकते हैं। जो मिनिमम रेप की पनिशमेंट थी फॉर द रेप ऑन वुमेन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज वो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स कर दी गई और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक कर दी गई। और 12 साल से कम उम्र की लड़की के गैंग रेप के लिए मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई और जो मैक्सिमम डेथ तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही 16 साल की उम्र की लड़की के लिए जो मिनिमम रेप की पनिशमेंट है वो 20 साल कर दी गई और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है। और इसी 16 साल की उम्र की लड़की के लिए गैंग रेप के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है अब, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और ऐसे ही अगर कोई 16 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की है उसके रेप के लिए अब 376 सेक्शन में अमेंडमेंट के बाद जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 साल की है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। और 16 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की के गैंग रेप के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 20 साल ही है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आने के बाद जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में चेंजेस आए उनमें से जो प्रोमिनेंट है वो है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टर्म थी उसे कम करके 2 महीने कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर अंदर कवर करनी होगी। और अगर कोई रेप केस का कन्विक्ट अपील में जाता है अगेंस्ट द पनिशमेंट तो एपीलेट कोर्ट उस अपील को मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी। और अगर कोई भी इंसान
या कोई भी अक्यूज जो कि अक्यूज है फॉर रेप ऑफ गर्ल बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, जो 16 साल से कम उम्र की लड़की के रेप के लिए अक्यूज है, उससे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो ऑन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। दोस्तों इंडियन क्रिमिनल लॉ हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1860। काफ़ी सारी नई प्रोविजंस इंक्लूड की गई, काफ़ी सारी पुरानी प्रोविजंस को अमेंड किया गया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिल के लॉस को विक्टिम फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, ताकि क्राइम रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और पनिशमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो इजीली वर्क कर पाएँ। पर दोस्तों रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, जब तक देश की हर लड़की खुद को सेफ फील करने ना लग जाए, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी इतनी सारी मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन कौन सी और अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि सेक्सुअल असॉल्ट लॉज और स्ट्रिक्ट हो पाएँ। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि और किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।